हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 6 अगस्त और आज हम 6 अगस्त का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ में दोस्तों 4 व 5 अगस्त का भी जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम साथ में यहाँ पर क्या है अच्छे से देख लेंगे। चलो, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, आज की जो क्लास है इस क्लास में हम 3 दिन का करंट अफेयर्स तो देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो पिछला हमारा जो सेशन था उसके क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लगाएंगे। ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि जिस दिन हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, जैसे आज 6 अगस्त है तो 6 अगस्त की हम क्लास ले रहे हैं, तो पिछली जितनी जो क्लासें रही है इसके पीछे वाली जो क्लास थी उस क्लास के हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका पिछली जो क्लास है उसके क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लोगे और जो आज का करंट अफेयर्स है उसको भी अच्छे से देख लोगे। तो आपके 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो भी महत्वपूर्ण जो सुर्खियां है दोस्तों एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलो, 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। शेख हसीना जो है उनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। 15 साल से वो सत्ता में थी। पढ़ते हैं इनके बारे में भी अच्छे से, समझते हैं आगे क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्ते की 6 दिवसीय यात्रा पर दौरा किया है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी यात्राओं के बारे में समझेंगे। फिर आगे दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप क्या किए दोस्तों यहाँ पर लॉन्च की है। ठीक है, ई साक्ष्य है ये। ठीक है, ई साक्ष्य। ठीक है, ये जो है दोस्तों ई साक्ष्य, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को क्या पर यहाँ पर क्या किया इनने लॉन्च किया है। चलो आगे, हमारा जेनेट यांग को तीसरी बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस का अध्यक्ष चुना गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोशन पिक्चर्स की यहाँ पर बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे कार्य क्या करता है, कब से जो है इसका प्रारंभ हुआ, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये तीसरी बार जो है इनको क्या है चुना गया है, जेनेट यांग को। चलो, अगला बिंदु हमारा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ होगी दोस्तों, जकार्ता में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देखेंगे। अगला हमारा नोवाक जोकोविच का करियर गोल्डन स्लैम पूरा हुआ। दोस्तों, करियर गोल्डन स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि है, आप जानते हो यहाँ पर किसने कंप्लीट की है दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने। इसके पहले भी 4 अन्य सदस्य और है जिन्होंने जो है इसकी क्या है यह अचीवमेंट प्राप्त किया है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और इसको भी अच्छे से समझेंगे। चलो आगे, हमारा बिंदु दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन का क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर उद्घाटन किया है। कौन कौन से राज्यपाल है, नए जो जिनकी नियुक्तियां हुई है उनके बारे में समझेंगे। यहाँ पर मैंने दिए हैं आपके लिए, एक बार आप इनको अच्छे से देख लेना। अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के लिए 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराने की क्या की है, अपील की है। आप देखते हो हर घर तिरंगा दोस्तों, जैसे ही आप पिछले 2-3 साल की अगर बात करूं तो सेल्फी लेकर हम क्या करते हैं, तिरंगे का फोटो लेते हैं और सेल्फी शेयर करते हैं, अपडेट करते हैं। तो इसके बारे में फिर से जो है 9 से 15 अगस्त तक ये जो अभियान है इसकी अपील की है किन्ने दोस्तों, यहाँ पर हमारे अमित शाह ने। चलो अगला हमारा बिंदु दोस्तों, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इसने क्या है किया दोस्तों, आशीष योजना के तहत 1645 बच्चों को क्या है यहाँ पर छात्रवृत्ति प्रदान की। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी स्कीम इनने निकाली है, इसके बारे में मैं भी आपको समझाऊंगा। अगला हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने अपने अत्याधुनिक वेब पोर्टल निहारिका का क्या किया है, यहाँ पर शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पोर्टल है, इसके बारे में समझेंगे क्या यह काम करेगा NIT में, तो इसको भी अच्छे से देखेंगे। अगला है दोस्तों, डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज को ICAR CMFRI का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसको भी अच्छे से समझेंगे, दोनों डिपार्टमेंट को समझेंगे, क्यों शुरू किया गया है, डिपार्टमेंट है क्या, इनके काम क्या है, ये भी यहाँ पर याद रखना दोस्तों, किनको, डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज को इसके लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला, केंद्र सरकार ने SSB के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। ये है दिलजीत सिंह, और इनको क्या किया है दोस्तों, दलजीत सिंह चौधरी जी को BSF का अतिरिक्त जो है प्रभार सौंप दिया गया है। SSB को समझेंगे, SSB का कार्य क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ी, सारी चीजें समझेंगे। BSF के संदर्भ में भी यही सारी बातें जो हम यहाँ पर देखेंगे। चलो आगे, अगला बिंदु हमारा दोस्तों, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39 स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर, 39। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। भारत इसमें 39 नंबर पर है। क्यों है, यह कार्य क्या करता है, इनके बारे में भी यहाँ हम एक बार देखेंगे।
मशहूर भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का हुआ निधन। किनका दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो है इनका क्या हो चुका है, यहाँ पर निधन हो चुका है। इनके बारे में समझेंगे, इन्हें कब कब किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मद्रास में इनका जन्म हुआ था, इनके बारे में भी अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, आरबीआई ने 31 जुलाई 2024 तक 2000 रुपए के 97.92 नोट वापस ले लिए। लगभग 98% नोट जो थे 2000 के, वो किसने वापस कर दिए दोस्तों? वापस ले लिए आरबीआई ने। आरबीआई के बारे में समझेंगे, कार्य क्या है, कब स्थापना हुई, क्यों की गई इसकी स्थापना, क्यों आवश्यकता पड़ी, सारी बातें जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद जो है दोस्तों आरबीआई के महत्वपूर्ण गवर्नरों के बारे में बात करेंगे, और फिर जो हमारी पिछली कक्षा जो है उसका हम क्वेश्चन के रूप में क्या करेंगे, यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो वो सारा सेशन भी आपका क्या यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जो है आज की हमारी विशेष खबर जो है उससे करते हैं प्रारंभ। ठीक है, चलो सबसे पहला बिंदु है दोस्तों यहाँ पर 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। दोस्तों हथकरघा, सबसे पहले बात समझना, कुटीर उद्योग आपने सुना होगा। कुटीर उद्योग जिसमें हाथ से बनी वस्तुओं का क्या है, उसमें प्रयोग किया जाता है, हाथों से जो है वस्तुएं निर्मित की जाती है, और भारत में एक अच्छा बड़ा उसका बाजार निर्मित किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा। थोड़ा सा 7 अगस्त की कहानी सुन लो, फिर मैं वापस आता हूँ हथकरघा पर। देखो 7 अगस्त आप जानते हो दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को जो है हमारे देश में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। अब इस स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वो एक बार समझ लीजिए। जो ये स्वदेशी आंदोलन था दोस्तों, ये ब्रिटिश कालीन भारत, जब ब्रिटिश हम पर क्या करते थे दोस्तों, हम पर राज करते थे, उस समय जो है हमारे द्वारा जो है हमारे सेनानियों द्वारा जो है इसको क्या है, इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसमें क्या था दोस्तों, बहिष्कार किया जाएगा विदेशी वस्तुओं का। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती थी, और बाजार के लिए उन्होंने भारत को चुना, और भारत में बहुत बड़ा बाजार उन्होंने क्या किया, निर्मित किया। इस वजह से हमारी जो स्वदेशी वस्तुएं थी उनको धीरे धीरे उनका क्या होने लग गया था, पतन होने लग गया था। इसके साथ साथ वह जो अंग्रेज सरकार थी वो हमें ही उनकी वस्तु बेचकर हम पर ही क्या कर रही थी, राज कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों द्वारा क्या किया गया, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है एक स्वदेशी आंदोलन को भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इस आंदोलन में हमने जो बाहरी वस्तुएं थी उनका पूरी तरीके से विरोध किया, और मेक इन इंडिया जो भारत में निर्मित वस्तुएं उनको क्या दिया दोस्तों, हमने बढ़ावा दिया। आप यकीन मानो आज भी भारत में दोस्तों लगभग 37 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो है कुटीर उद्योग आज भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। कितने दोस्तों? लगभग 37 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जो है रोजगार का जो है साधन क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कुटीर उद्योग है। तो इसी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भारत सरकार द्वारा जो है 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा दोस्तों, 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अब थोड़ी सी कहानी समझना, यह जो है दोस्तों 3 अगस्त से इसकी प्रदर्शनी शुरू हो जाएगी, तो 16 अगस्त तक चलेगी। कब तक? 3 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक इसकी प्रदर्शनी चलेगी। इस प्रदर्शनी में क्या होता है दोस्तों, सभी जो है अपने अपने जो है वस्तुओं का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और उसका क्या है, बढ़ावा देते हैं, उसको लोगों तक वो चीजें पहुंचे। इस बात को ध्यान में रखकर जो है 3 अगस्त से 16 अगस्त तक जो है प्रदर्शनी का कार्यक्रम चलेगा, और इसमें जो है दोस्तों 7 अगस्त के दिन जो है क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन से क्रमांक का? 10वें क्रमांक का। इंपोर्टेंट है, नई दिल्ली में है, याद रखना, सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर 7 अगस्त 1905 की कहानी भी जरूरी याद रखनी है। ठीक है, चलो तो अगला है दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। शेख हसीना ने जी ने क्या दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, ये है शेख हसीना। अब बात समझना दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश में अभी थोड़ा क्या चल रहा है, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। आरक्षण विरोधी छात्र संगठन जो है इनके द्वारा क्या है, बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा है, और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री उन्होंने सोमवार के दिन यानी कि कल 5 अगस्त को जो है इस्तीफा दे दिया और यहाँ से चली गई है। अब समझना दोस्तों, यह जो है बांग्लादेश की कहानी समझना, 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ था दोस्तों, आजाद हुआ था, मतलब इसका गठन हुआ था। इस गठन में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया था दोस्तों किसने, इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान ने। याद रखना दोस्तों, किनने, शेख मुजीबुर रहमान। अब ये शेख मुजीबुर रहमान जी जो है इन्होंने बांग्लादेश की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाया, इसलिए इन्हें बांग्लादेश का संस्थापक भी बोला जाता है।
तो बांग्लादेश का संस्थापक इन्हें बोला जाता है, और बांग्लादेश के संस्थापक के साथ साथ इनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है बांग्लादेश का। ये कहानी तो आपको समझ में आई। अब इन्हीं राष्ट्रपिता की जो है इन छात्र विरोधी जो आरक्षण से संबंधित जो आंदोलन चल रहा है, आरक्षण छात्र विरोधी संगठन जो है, इन्होंने क्या किया, इनकी मूर्ति तोड़ दी है, पीएम हाउस में घुस चुके हैं। तो अब इस्तीफा देना किसके लिए जरूरी हो गया था दोस्तों, यहाँ पर शेख हसीना जी के लिए, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो यहाँ से जाना ही सही होगा। अब दोस्तों इन्होंने लगभग कितने 1996 में इन्होंने पीएम पद की शपथ ली थी। पहली बार जो है फर्स्ट टाइम ये पीएम बनी थी 1996 में, और इन्होंने 15 साल तक यहाँ पर क्या किया है, शासन किया है। लेकिन अब जो है यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जो आर्मी चीफ है यहाँ के, कौन है दोस्तों, आर्मी चीफ इंपोर्टेंट है। जो आर्मी चीफ है इनके पास क्या है, पूरी पावर चली गई है। अब जो है पावर किसके पास है दोस्तों, आर्मी चीफ के पास, और इनका नाम है वकार उज जमात। वकार उज जमात ये जो है दोस्तों इनके पास क्या चली गई है बांग्लादेश की पावर, क्योंकि इन्होंने दे दिया इस्तीफा, तो अभी इन्हीं के पास पावर है। अब समझना यहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति भी आप समझ लीजिए मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति। तो ये सारी कहानी आपको समझनी है दोस्तों। क्या हुआ है, 5 अगस्त के दिन जो है शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। यह जो है 15 साल तक इन्होंने बांग्लादेश में क्या किया, अपना शासन चलाया है। लेकिन स्थिति बिगड़ने की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वहां आंदोलन शुरू हो गए आरक्षण छात्र विरोधियों द्वारा। तो यहाँ पर ये पूरी स्थिति आपको बताइए। 1996 में पहली बार ये पीएम बनी थी, और उसके बाद जो है 15 सालों तक इन्होंने शासन किया। चलो आगे बात करते दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्ते की 6 दिवसीय यात्रा पर गई। इन तीनों कंट्री में 2 ऐसी कंट्री दोस्तों जहां पर पहली बार जो है हमारे किसी राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों, दौरा होगा। एक है फिजी और एक है तिमोर लिस्ते। दोनों की बात समझना। पहली बार जो है हमारे जो है राष्ट्रपति जो है, किसी भी जो हमारे यहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष है, पहली बार यहाँ पर क्या है, यात्रा के लिए जा रहा है। इंपोर्टेंट है। न्यूजीलैंड में तो आज से 8 साल पहले हम एक यात्रा पे गए थे, लेकिन यहाँ अभी तक जो है पहली बार जो है हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। समझना दोस्तों, आपसी सहयोग बढ़े, है ना, इसी बात को ध्यान में रखकर ये बैठक की गई है। कितने दिन की रहेगी, तो देखो यहाँ पर ये 6 दिन की रहेगी दोस्तों। कितने दिन की, 6 रहेगी, जिसमें तिमोर लिस्ट 1 दिन के लिए रहेगा, 2 दिन की हमारी न्यूजीलैंड की रहेगी, और 3 दिन हम फिजी में समय बिताएंगे हमारे राष्ट्राध्यक्ष। देखो पूरी कहानी समझना इसकी, कब कब होगी ये बैठक, फिर बात करते हैं। देखो ये यात्राएं कुछ इस प्रकार है दोस्तों। फिजी की यात्रा होगी 5 से 7 अगस्त तक। 5 से 7 अगस्त तक फिजी की यात्रा रहेगी। और यहाँ के राष्ट्रपति इंपोर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में अब आपसे राष्ट्रपति पूछेगा कि वहां के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर विलियम मेवालिनी कार्टोनिवेटे, ये क्या है दोस्तों, इनके फिजी के जो है यहाँ पर राष्ट्रपति है। अगर मैं न्यूजीलैंड की यात्रा की बात करूं तो यहाँ 8 से 9 मतलब 2 दिन के आसपास जो है हमारे राष्ट्रपति जी जो है यहाँ पर समय बिताएंगे, इन लोगों के साथ बातचीत करेंगे, इनके साथ बैठक होगी। और यहाँ के प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ तिमोर लेस्ते की यात्रा 10 अगस्त को की जाएगी दोस्तों, राष्ट्रपति होर्तो, वहां के राष्ट्रपति कौन है, होर्तो। तो ये सारे बिंदु जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। कब कब हुई है दोस्तों ये भी, और इनके जो पीएम है, राष्ट्रपति है, इनके बारे में तो आप विशेष रूप से याद रख लेना। यह जो है फिजी, यहाँ पर पहली बार यात्रा की जा रही है। तिमोर लिस्ते में भी जो पहली बार हमारे यहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में आज से 8 साल पहले जो है हमारे यहाँ एक बार इसकी यात्रा लास्ट टाइम जो है 8 साल पहले की गई थी, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष द्वारा। चलो आगे बात करते दोस्तों। हमारा अगला बिंदु यहाँ पर, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 4 अगस्त को कहां पर दोस्तों, चंडीगढ़ में। कहां पर, चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए, जो कानून क्या क्या है दोस्तों, ई साक्ष्य, न्याय श्रुति और ई समन, यहाँ पर क्या किए दोस्तों, ऐप लॉन्च किए। किस किस में, देखो एक है ई साक्ष्य, फिर कहानी समझाता हूं क्यों की गई है। ई साक्ष्य है, फिर बात करते हैं दोस्तों न्याय श्रुति, और अगला नाम है दोस्तों ई समन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नए आपराधिक कानूनों के लिए दोस्तों यह ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप का उद्देश्य ये है कि बहुत कम समय में जो है जल्दी से सुनवाई की जाए किसी केस की, और उसका समाधान निकाला जाए। लगभग 2 से 3 साल से ज्यादा इस मैटर में कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रहेगी।
इस बात को ध्यान में रखकर इन एप्लीकेशन को बनाया गया है। इनका प्रमुख काम क्या क्या रहेगा, देखो दोस्तों, ई साक्ष्य की मैं बात करूं तो ये ई साक्ष्य क्या करेगा दोस्तों, जितने भी जांच अधिकारी है, जांच करने वाले जो अधिकारी है, उन अधिकारियों को क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो भी साक्ष्य रहेंगे, जो भी उस समय की, जैसे मान लो कोई सा केस हो गया, उस केस को देखने यदि वहां पर कुछ ऑफिसर्स पहुंचे हैं तो वहां पर जो भी उनने फोटो लिए हैं, जो भी उन वहां की एक्टिविटीज देखी है, उन सबको क्या करेंगे, इस ऐप के माध्यम से जो है उसमें संकलित किया जाएगा, ताकि समय पर व्यवस्थित ढंग से इनका क्या वापस प्रस्तुतिकरण किया जा सके न्याय में। तो इस बात को ध्यान में रखकर इस साक्ष्य को बनाया गया। इसी को ध्यान में रखकर न्याय श्रुति, न्याय श्रुति मतलब जब भी है न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी तो उस सुनवाई से संबंधित व्यक्ति, वहां के जो पुलिस ऑफिसर है उस केस से संबंधित, उन सबको भी दोस्तों इस बात का इंडिकेट हो, उन सबको इस बात का निर्देश मिले, इस बात का उनको पता चले कि यह जो है सुनवाई इस समय हो रही है और यहाँ पर इन इन लोगों के विषय में बात हो रही है। तो इससे क्या होगा, वो उस केस की गंभीरता को समझेंगे और उस बात को, उस विषय की बात को अच्छे से क्या समझ पाएंगे, तो अच्छे से केस क्या हो जाएगा दोस्तों, सोल्व हो पाएगा। चलो, ई समन, कई बार दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, ई समन मतलब जो कानूनी रूप से किसी बात को क्या है बताया जाएगा, जारी किया जाएगा, समन यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि यह केस जो है इतनी तारीख को है, यहाँ यहाँ है। ऐसे विषय पर अगर कोई सी भी बात होगी तो ई समन के रूप में उनको जारी किया जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, केंद्र सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर इनको लागू किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों आपको एक बात और याद रखना है, इसमें जो है मेन उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा केस को हम कम समय में सोल्व कर पाए। जो पेंडिंग पड़े रहते हैं केसेस, उन केसेस को क्या है दोस्तों, अब जल्दी से जो है क्या किया जाएगा, सोल्व किया करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है जो हमारे अमित शाह जी द्वारा इसको क्या है 4 अगस्त को चंडीगढ़ में इन आपराधिक कानूनों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर जेनेट यांग को तीसरी बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस का अध्यक्ष चुना गया। आप इतना बड़ा नाम आप हम नहीं सुनते हैं, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्ट्स मोशन पिक्चर्स या मोशन पिक्चर्स बोलते हैं, तो ये शॉर्ट नेम है इसका। लेकिन दोस्तों इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों, जेनेट यांग को। जेनेट यांग को कितनी बार दोस्तों, तीसरी बार यह जो है अध्यक्ष पद पर चुनी गई है। इंपोर्टेंट है, आपको ये बात याद रखना है। कब शुरू हुआ था, 1927 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। जो चित्र जगत है, जो टेलीविजन जगत है, फिल्म जगत है, इसको बढ़ावा देता है। ठीक है, इसकी अगुवाई करता है दोस्तों। 1927 में इसकी क्या है स्थापना की गई है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करूँ, इसको कहाँ स्थापित किया गया है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में यूएसए में जो है इसको क्या है दोस्तों स्थापित किया गया। ये बात भी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। ये क्या करता है दोस्तों, ये फिल्म जगत के बारे में जो है, पिक्चर्स के बारे में, मूवीज के बारे में, इनके बारे में एक दिशा निर्देश जारी करता है, साथ ही साथ इन चीजों को महत्व देता है, वो बढ़ावा देता है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों क्या करता है, अवार्ड्स भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर जेनेट यांग जो है इनको कितनी बार दोस्तों, तीसरी बार जो है इसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। इंपोर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहां पर हुई दोस्तों, जकार्ता में। कहां पर हुई, जकार्ता। जकार्ता कहां है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, ये कब से कब तक दोस्तों, 29 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक जो है इसे यह बैठक हुई। इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों, अब समझना, इसकी 5वीं बैठक हुई। ठीक है, जकार्ता में आसियान और भारत की जो है संयुक्त बैठक जो हुई है जकार्ता में हुई 5वें क्रमांक की। अब बात समझना दोस्तों, आसियान है क्या, पहले आसियान की बात कर लेते हैं, फिर कहानी पूरी समझते हैं। देखो आसियान का फुल फॉर्म समझना दे दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई जो कंट्री है, उनका क्या है दोस्तों, यह एक संगठन है जो क्या करता है, आपसी सहयोग की भावना से काम करता है। वह अपने सदस्य देशों को जो है ऋण उपलब्ध करवाता है, प्लस अपनी जो है जितनी भी गतिविधियां हुई व्यापार से संबंधित हुई है ना, चाहे किसी भी संदर्भ में, वहां पर क्या करना, अपने सदस्य देशों को सहयोग पहुंचाना। ठीक है, आसियान की अगर बात करोगे दोस्तों, तो आसियान यहाँ पर एक बार समझ लीजिएगा, इसमें कितने सदस्य देश है, 10 देश है इसके सदस्य। अगर इसकी स्थापना की बात करूं मैं दोस्तों,
तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ये बात भी आप यहाँ पर क्या कर लेना, याद रख लेना। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर बोले तो इसका सचिवालय, इसका सचिवालय कहाँ पर है दोस्तों, एक बार ये देख लो सचिवालय, इसका सचिवालय होगा जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और यहाँ पर इसका क्या है, सचिवालय। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं हम आसियान। अब ये यहाँ पर आसियान में मैंने 10 कंट्री बताई है, इन 10 कंट्री को एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये है हमारा, मान लीजिए इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ से जो हमारे इंडिया से यहाँ के बाद से जो कंट्रियां शुरू होती है, उन कंट्रियों को हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंतर्गत समझेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं, जब भी आप एग्जाम में बैठो तो आप इस प्रकार से समझकर एक बार सही आंसर तक पहुंच जाओ। देखो, यहाँ आपने देखा है दोस्तों म्यांमार, ठीक है, म्यांमार आपने देखा है, यहीं पर आपने नीचे थाईलैंड भी देखा है। तो ये 2 कंट्री तो हमसे जुड़ी हुई हो गई, ठीक है, जो आसियान के सदस्य है। फिर आपने देखा होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को आप समझना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात समझना, देखो दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 3 कंट्री शामिल होती है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री है जो इसमें शामिल नहीं होती। आपने सुना होगा, क्योंकि फ्रांस ने इस पर क्या है, अपना अधिकार जमा रखा था दोस्तों। फ्रांस के अधीन यह जो है 3 कंट्रियां थी, इसलिए इसको फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वामित्व रहा है, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही। तो यहाँ पर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका जो है दोस्तों तीन देश कौन कौन से, एक समझना लाओस, ठीक है, एक समझना कंबोडिया, और एक नाम है दोस्तों वियतनाम। वियतनाम। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कितने नाम हो गए दोस्तों, यहां पर 3 और 2 5 नाम। ये देखो, एक म्यांमार हो गया, दूसरा थाईलैंड, तीसरा कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये कहानी समझ में आई, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आती है। 5 नाम यहाँ हो गए। अब कहानी समझना दोस्तों, आपने देखा होगा, यहां पर मैं बता देता हूं। देखो, ये दोस्तों मलेशिया, क्या है, मलेशिया, ठीक है दोस्तों। दक्षिण चीन सागर में क्या होता है, एक प्राकृतिक घटना घटती है, उसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, यहाँ से ये विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर 2 और नई कंट्री का जो है यहाँ पर उद्भव होगा, जिसमें एक का नाम रहेगा सिंगापुर और एक का नाम होगा दोस्तों ब्रुनेई। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रुनेई, ठीक है। तो 3 नाम आपके सामने ये और आ गए। तो अब कितने नाम हो गए दोस्तों, यहाँ पर 8 नाम हो गए। बच रहे हैं 2 नाम, वो 2 नाम आप जानते हो, एक का नाम है फिलीपींस और एक का नाम है दोस्तों यहाँ पर इंडोनेशिया। तो जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में ही एक स्थान है दोस्तों जकार्ता, जो इसकी राजधानी है, वहां पर क्या है इसका हेडक्वार्टर। और फिलीपींस में एक जगह है दोस्तों मनीला, और इसी मनीला पर आप देखोगे दोस्तों एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका क्या है हेडक्वार्टर। ये बात समझ में आई। तो ये कहानी होती है दोस्तों यहाँ पर खत्म। अब ये 10 कंट्रियां हो गई और इनका जो है भारत के साथ क्या है दोस्तों, अभी एक बैठक हुई है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। क्या करते हैं दोस्तों, आपसी सहयोग की भावना से काम करते हैं, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है यह बैठक हुई है। ये बात आप जानते हो। एडीबी जो है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये इसके सदस्य देश जो है एडीबी के, उनको क्या देता है दोस्तों, ऋण प्रदान करता है अल्प समय के लिए। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। हाल ही में हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको अच्छे से हम वेल मेंटेन कर पाए, इसके लिए लगभग 200 करोड़ डॉलर का जो है हमें क्या है एडीबी ने ऋण प्रदान किया है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है पिछली क्लास में, आज भी हम इसके क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। तो ये कहानी हो गई यहाँ पर इसकी दोस्तों आसियान की। अब अगला है हमारा दोस्तों नोवाक जोकोविच का करियर गोल्डन स्लैम पूरा हुआ। किसका, नोवाक जोकोविच का। क्या हुआ दोस्तों, करियर गोल्डन स्लैम। थोड़ा सा पहले नोवाक जोकोविच के बारे में समझते हैं, फिर समझते हैं दोस्तों गोल्डन स्लैम होता क्या है, करियर गोल्डन स्लैम। चलो बात करते हैं नोवाक जोकोविच की। नोवाक जोकोविच जो है टेनिस के से संबंधित खिलाड़ी है और ये टेनिस के बहुत फेमस खिलाड़ी है, आप सब जानते हो इनके बारे में। इनका कहाँ से संबंधित है दोस्तों, सर्बिया, सर्बिया के खिलाड़ी है ये,
इनकी उम्र भी अच्छी खासी है, लगभग 37 ईयर्स के हैं दोस्तों, ये लगभग 37 साल के हैं। और हाल ही में इन्होंने क्या दिया दोस्तों, करियर गोल्डन स्लैम जीता है। अब यहाँ पर समझना दोस्तों, करियर गोल्डन स्लैम है क्या। करियर गोल्डन स्लैम समझना, जो करियर गोल्डन स्लैम है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप ध्यान से देखना। आपने 4 टेनिस के बड़े खेल देखे होंगे, जिसमें आप देखोगे फ्रेंच ओपन, है ना, आपने देखा होगा दोस्तों। सबसे पहले मान लो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और लास्ट में आपका यूएस ओपन। अब दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में ये 4 खेलों में तो विजेता होता ही है, साथ ही साथ वह यदि किसी ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसका पूरा जो है ये करियर, कौन सा करियर कहलाता है दोस्तों, करियर गोल्डन स्लैम। तो जो हमारे नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन चारों में तो विजेता रहे हैं, साथ ही जो पेरिस ओलंपिक है, इस पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने टेनिस में क्या जीत लिया दोस्तों, गोल्ड जीत लिया है। तो इस हिसाब से इनका क्या हो गया, यहाँ पर करियर गोल्डन स्लैम पूरा हो गया। अब ये ऐसे 5वें व्यक्ति है दोस्तों, जिन्होंने क्या किया है, अपना करियर गोल्डन स्लैम पूरा किया है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने इसे पूरा किया है। 5 टोटल हो गए हैं। अब देखो, एक तो ये हो गए, 4 और व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है, करियर गोल्डन स्लैम पूरा किया है। उनके नाम सुन लीजिए। पहला नाम याद लिख लीजिए दोस्तों, स्टेफी ग्राफ। स्टेफी ग्राफ, इन्होंने भी जो है अपना करियर गोल्डन स्लैम पूरा किया। फिर दोस्तों यहाँ पर राफेल नडाल, राफेल नडाल, ठीक है। फिर आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी, सेरेना सेरेना विलियम, सेरेना विलियम। ये नाम जो है आप इंपोर्टेंट है दोस्तों। इन 4 लोगों ने तो यहाँ पर करियर गोल्डन स्लैम जीता ही है। इसके साथ साथ अभी नोवाक जोकोविच भी इस लिस्ट में आ गए और इन्होंने भी जो है अपना जीवन का जो है करियर गोल्डन स्लैम पूरा किया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अलावा कभी कोई मेडल नहीं जीता है। 2008 का बीजिंग ओलंपिक जो था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर 2008 में जो ओलंपिक हुए थे, कौन से ओलंपिक थे वो, बीजिंग ओलंपिक। उन बीजिंग ओलंपिक में जो दोस्तों इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये बात भी आप यहाँ पर मेंशन कर लेना। यदि इस प्रकार से भी प्रश्न बने तो अच्छे से आप सही आंसर तक पहुंच जाओ। चलो आगे हमारा है दोस्तों अगला बिंदु। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। कब, 2 अगस्त 2024 को। किसने, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने। अब बात समझना, यहाँ पर क्या है दोस्तों, इन राज्यपालों को एक साथ एक सम्मेलन में बिठाने का उद्देश्य ये है कि यह जो है आपसी समन्वय से सब मिलजुल कर जो है क्या करे, काम करे और राष्ट्र की एकता को बढ़ाएं। ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों 28 जो है जुलाई, 28 जुलाई को कुछ नए राज्यपालों की क्या की गई है, नियुक्ति की गई है। सीधे सीधे प्रश्न में आ सकता है, तो एक बार वो भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। देखो, गुलाब चंद्र कटारिया, यह जो है पंजाब के राज्यपाल बनाए गए हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक। चंडीगढ़ के प्रशासक क्यों, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और जहां पर दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र होता है, वहां पर क्या किया जाता है, प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल के रूप में पंजाब में और प्रशासक के रूप में चंडीगढ़ में किसे नियुक्त किया गया है, गुलाब चंद जी कटारिया। अगला है दोस्तों हरिभाव किशन राव बागड़े, इनको जो है राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जिष्णु देव वर्मा जो है, इनको तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश माथुर जो है, इन्हें सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और संतोष कुमार गंगवार जो है, इन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि सीधे सीधे इस प्रकार से आपसे यदि प्रश्न बने तो आप सही आंसर बना पाओ। चलो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे अगले बिंदु की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत आगामी 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराने की अपील की है। पिछले 2 वर्ष से आप देख रहे हो कि हर घर तिरंगा अभियान हर घर पर जो है अपना क्या है, प्रभाव डाल रहा है। आप देखते हो दोस्तों, हर व्यक्ति जो है अपने घर के बाहर तिरंगा लेके क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है और फिर उसको अपलोड कर रहा है। तो पिछले 2 वर्षों से जो है हमारे यहाँ पर ये अभियान चल रहा है और हाल ही में 9 से 15 अगस्त तक फिर जो है हमने क्या है, हमारे जो माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी जो है अमित शाह जी, उनके द्वारा इसकी अपील की गई है। तो हम सब जो है इसको क्या करेंगे दोस्तों, फॉलो करेंगे और सेल्फी लेकर जो है अपलोड करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है। ठीक है। और देशभक्ति में भी क्या है दोस्तों,
देशभक्ति की भी भावना जन्म लेती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु दोस्तों, CIL आशीष योजना के तहत 1645 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। CIL, पहले ये समझो दोस्तों, CIL है क्या? ये है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है दोस्तों, एक बार समझ लो, कोल इंडिया लिमिटेड। ये कोल इंडिया लिमिटेड है क्या, इसके बाद आगे की कहानी समझना। कोल इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों, ये भारत में कोयला खनन के स्वामित्व की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो क्या करती है, कोयला खनन करती है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बात भी याद रखना, यहाँ पर कलकत्ता जो है हेडक्वार्टर। ठीक है, अब इसने क्या किया दोस्तों, एक आशीष योजना का शुभारंभ किया। आशीष योजना में भी आप देखिए, आशीष में आयुष्मान, अब इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना। ठीक है, इस योजना को अच्छे से देखो दोस्तों, यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। CIL ने क्या किया है, कोल इंडिया लिमिटेड ने, कि जो कोविड महामारी में जिन बच्चों के माँ बाप जो है, जिनकी डेथ हो गई है, उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। और दोस्तों 4 वर्ष में यह कंपनी जो है कितने, 4 वर्ष में 45,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 4 वर्ष के लिए 45,000 रुपए की राशि जो है किन बच्चों को, इन 1645 बच्चों को यह जो है कंपनी क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। इससे क्या होगा, उन बच्चों की पढ़ाई रुकेगी नहीं और वो आगे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल है जो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है इसे प्रारंभ की गई है। याद रखना दोस्तों, आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना किससे संबंधित है, कोल इंडिया लिमिटेड से। कितनी राशि, 45,000 रुपए की राशि, 4 वर्ष के लिए। 1975 में इसकी स्थापना और कलकत्ता में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बिंदु हमारा दोस्त यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। इसने क्या किया है, अपने अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका का किया है शुभारंभ। किसका, निवाहिका का। पहली बात समझना दोस्तों, कालीकट कहाँ है, केरल में है। ठीक है, अब ये जो है अलग बात है, इनने कौन सा पोर्टल, निवाहिका पोर्टल। क्या होता है, कई बार मिनिस्ट्री क्या करती है, जो अधिकारी रहते हैं किसी डिपार्टमेंट से संबंधित, जैसे यहाँ NIT की बात कर रहा हूँ, तो इनसे क्या किया जाता है, इनसे डेटा और अपडेशन मांगा जाता है। अपडेट देना होता है इनको, डेटा बताना होता है। तो कई बार डेटा देने में देरी हो जाती है, समझने में, वापस सारी चीजें करने में बहुत टाइम होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर NIT कलकत्ता, NIT कालीकट जो है, इसने क्या किया है दोस्तों, एक पोर्टल लॉन्च किया है निवाहिका। इसके माध्यम से ये समय पर क्या कर सकेगी, डिपार्टमेंट जो है समय पर क्या करेगा, जो मिनिस्ट्री है, जो भी इनसे रिपोर्ट मांगता है, उनको समय पर क्या दे देगा, अपनी रिपोर्ट और अपडेट दिखा देगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसको आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज को ICAR व CMFRI का निदेशक नियुक्त किया गया। देखो, निदेशक नियुक्त किया गया किसे, डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज को। लेकिन किसमें किया गया है, एक बार आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना एक बार, ये है दोस्तों ICAR। ठीक है, और ये दोस्तों CMFRI, दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, फिर हम बात करते हैं कि किसे नियुक्त किया गया, ग्रिंसन जॉर्ज को किसमें नियुक्त किया गया। देखो, ICAR ये क्या है दोस्तों, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। एग्रीकल्चर मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये बात तो आप जानते हो। अब बात समझना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। अब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रख लीजिए, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना हुई। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक और जो यहाँ पर नाम दिया है दोस्तों, इसको समझना, CMFI। देखो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, सेंट्रल मरीन, मरीन मतलब होता है समुद्री, केंद्रीय समुद्री फिशनरी, फिशनरी मतलब मत्स्य, रिसर्च जानते हो आप, और इंस्टीट्यूट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। क्या करेगा दोस्तों, ये जो है समुद्री मत्स्य अनुसंधान जो है उस पर काम करता है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 में, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना। और दोस्तों फिर इसको है ना आईकार परिवार सदस्य में शामिल किया। आईकार में इसको फिर अलग से जो है, पहले अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था,
लेकिन 1967 में आकर इसको क्या है, आईकार में सम्मिलित कर दिया गया है। तो हाल ही में इसका जो है निदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ग्रिमसन जॉर्ज को। इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला है दोस्तों, केंद्र सरकार ने एसएसबी के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। किसको दोस्तों, किसको यहाँ पर, दलजीत सिंह चौधरी को, किसका, बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एसएसबी की और बीएसएफ की। देखो, अगर मैं एसएसबी की बात करूं, एसएसबी आप जानते हो दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल। क्या है इसका फुल फॉर्म, सशस्त्र सीमा बल। ये बात तो आप जानते हो, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, चीन और भारत का विवाद होता है 1962 में। अब ऐसी स्थिति में भारत के पास उस समय कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी, लेकिन क्या होता है 1963 में दोस्तों, 1963 में एक ब्यूरो एजेंसी जो रहती है, ब्यूरो एजेंसी के रूप में इसका गठन किया गया, ठीक है, एसएसबी का, ठीक है। बात समझना यहाँ पर। फिर क्या होता है दोस्तों, 2001 तक आते आते इसको गृह मंत्रालय के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। इसके महत्व को ध्यान में रखकर 2001 में इसको गृह मंत्रालय के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है, ये बात आप जानते हो। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गृह मंत्रालय में शामिल करने के पश्चात इसको जो है भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है उसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। किस किस की दोस्तों, भारत और नेपाल। ये जो भारत नेपाल की जो बॉर्डर है उसकी जिम्मेदारी अब किसको सौंप दी जाएगी, यहाँ पर एसएसबी को। कब, 2001 में। इसने बहुत अच्छे से अपना काम किया, सारी चीजें जो है बेहतर तरीके से चलाई। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2004 में जो दोस्तों, वर्ष 2004 में भारत और भूटान की भी जो सीमा है उस पर भी जो है किसको, इसी को दे दिया जाता है इसकी जिम्मेदारी का कार्य। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा, भारत और नेपाल तथा भारत व भूटान की जिम्मेदारी किसके अंतर्गत है, तो एसएसबी के अंतर्गत। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1963 में, फिर 2001 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत, 2004 में भारत भूटान, 2001 में भारत नेपाल। सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बीएसएफ भी देख लीजिए। आप जानते हो 1964 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में 1965 में, दिसंबर 1965 में फिर इसका क्या किया जाता है दोस्तों, गठन किया जाता है बीएसएफ का भी, ये भी बात आप जानते हो। तो यहाँ पर वर्तमान में बीएसएफ के जो है महानिदेशक किसे नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको, ये है, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से बता दी है दोस्तों। यहाँ पर यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39 स्थान पर रहा। यह जो है दोस्तों यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक जो है यहाँ पर इंडेक्स है, इसमें यात्रा और पर्यटन को ध्यान में रखकर जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, जिसमें भारत किस स्थान पर दोस्तों, 39। पहले नंबर पर जो है उसका नाम भी देख लीजिए यहाँ पर, यूएस। ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि भारत जो है 39 स्थान पर है, ठीक है। पर्यटन को ध्यान में रखता है, ठीक है, नियंत्रण करता है, देखता है, काउंटिंग करता है। जिस देश में जहाँ पर पर्यटन की गतिविधियां ज्यादा हो रही है, अच्छे से पर्यटन को वहाँ का प्रशासन मैनेज कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और यहाँ पर भारत जो है 39 स्थान पर है और यूएसए जो है यहाँ पर पहले स्थान पर है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, मशहूर भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का हुआ निधन। इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ये है हमारे यामिनी कृष्णमूर्ति और इनका हाल ही में निधन हो चुका है दोस्तों। समझना, ये भरतनाट्यम के साथ साथ जो है कुचिपुड़ी जो है उसके भी कलाकार थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी हस्ती थी। सभी सम्मान जो है पद्मश्री से संबंधित उनको ये प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले देखो दोस्तों, 1940 में मद्रास रेसिडेंसी जो थी, मद्रास में इनका क्या है, जन्म हुआ था। 1940 में इनका जन्म हुआ, 2024 में इनकी 3 अगस्त को क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई है, ठीक है। ये बात आप समझना, मद्रास में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब बात समझना, इनको सारे सम्मान जो है एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर पहली बार 1968 में इनको दिया गया था दोस्तों पद्मश्री। क्या दिया था, पद्मश्री। 2001 में इनको दिया गया था दोस्तों क्या, पद्म भूषण, पद्म भूषण। और 2016 में इनको प्रदान किया गया था दोस्तों पद्म विभूषण। तो ये बात आप यहाँ पर क्या कर लो, अच्छे से मेंशन कर लो, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब ये बात यहाँ पर अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में, ये जो दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित थी, ये बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हुआ। आरबीआई ने 31 जुलाई 2024 तक 2000 रुपए के 97.92 नोट वापस कर लिए दोस्तों। 31 जुलाई तक आरबीआई ने लगभग 98% जो नोट है
2000 के उनको वापस ले लिए, मतलब 7,409 करोड़ जो है, 7,409 करोड़ रुपए जो है अभी भी 2000 के, वो क्या है, प्रचलन में है। बाकी लगभग 98% नोट जो है, बड़े नोट 2000 के, वो आरबीआई ने अपने पास वापस कर लिए। इंपॉर्टेंट है कब तक, 31 जुलाई तक। अब बात करना दोस्तों यहाँ पर आरबीआई की हम समझते हैं। देखो आरबीआई क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। देखो सुनना दोस्तों, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई की सबसे पहले स्थापना बात कर लो। स्थापना अगर हम देखेंगे, आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। स्थापना के बाद आप इसका हेडक्वार्टर देखोगे दोस्तों, हेडक्वार्टर जो है 1937 तक जो है कहां तक था, कलकत्ता में। कहां पर था, कोलकाता में। लेकिन उसके बाद से वर्तमान में क्या है दोस्तों, ये मुंबई में। ये बात भी आप यहां पर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आरबीआई के गवर्नर से हमेशा से प्रश्न बनता है। आरबीआई के जो गवर्नर है उनके बारे में आप एक बार हम देख लेते हैं। स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1935 में, एक अधिनियम था, है ना, भारतीय रिजर्व अधिनियम जो है, भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934, इसकी सहायता से जो है इसकी क्या हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये बात आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसके हम गवर्नर देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है। तो भारत में आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, यहाँ पर सीडी देशमुख। आजादी के समय भी कौन थे, सीडी देशमुख जी ही थे। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था दोस्तों, वेनेगल रामाराव का। इनका आरबीआई में सबसे ज्यादा जो है लंबा और बड़ा कार्यकाल रहा है गवर्नर के रूप में, इंपोर्टेंट है। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है दोस्तों अमिताभ घोष का। उसके बाद पीएम जो इस पद पर आसीन हुए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15वें क्रमांक के रहे, और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये क्वेश्चन जो है हमने आज के जो है दोस्तों सारे देख लिए। अब जो है करंट अफेयर्स का मुद्दा हमने पढ़ लिया है। अब दोस्तों कल जो हमारी क्लास में हमने जो करंट अफेयर डिस्कस किया था, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको जल्दी जल्दी वो सारी जो बातें हमने कल देखी थी आपकी नजरों के सामने से निकल जाए। चलो, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी समुदाय को SC/ST की सूची में शामिल कर सके। दोस्तों हाल ही में अनुसूचित जाति और जनजातियों में श्रेणी है उनकी, उसमें भी जो है फिर से जो है आरक्षण का प्रावधान हो सके, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान कर दी है। इस बात को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर ये प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42, यहाँ पर जो प्रश्न क्या है दोस्तों, कि राष्ट्रपति जो है उसको कौन सा अनुच्छेद ये शक्ति देता है कि वह किसी समुदाय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल कर ले। तो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में अगर शामिल करेगा राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 341 के तहत, और अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद है ना, ये अनुच्छेद है, अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं तो 342वां जो अनुच्छेद है दोस्तों, यह क्या करेगा, राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति में किसी भी समुदाय को शामिल करने की शक्ति प्रदान करेगा। ये बात आप जानते हो। चलो अगला है हमारा बिंदु, इसरो के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम हेतु किसे चुना गया। इसरो और भारत, देखो यहाँ पर दोस्तों भारत और यूएसए, इन दोनों के मध्य जो है इस मिशन को लेके क्या हुआ है दोस्तों, इस समझौता हुआ है, जिसमें जो है भारत के कौन जाएंगे दोस्तों, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन, इन दोनों को चुना गया है इसरो के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसरो का, उसके लिए शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम भी मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किए दोस्तों कि भारत का जो आगामी मिशन है, मानव मिशन जो है अंतरिक्ष के लिए भारत का जाने वाला है, उसमें इन चारों व्यक्तियों को क्या है दोस्तों चुना गया है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस कहाँ आयोजित किया गया। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, भोपाल में आयोजित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस, अगर मैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करूंगा तो ये कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर। ये बात आप यहाँ पर मेंशन कर लो। और यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों ये कब मनाया जाएगा, 28 फरवरी को। तो ये बात भी आप यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, तो हाल ही में जो कहाँ पर हुआ है, भोपाल में हुआ है। ये बात हमने कल देख ली थी अच्छे से। एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया। कितने दोस्तों, 200 मिलियन डॉलर का, लगभग 1700 करोड़ रुपए का जो है ऋण प्रदान कर रहा है एडीबी
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, आप जानते हो नगरीय निकायों के लिए जो अपशिष्ट है इसको हम बेहतर तरीके से क्या कर पाए दोस्तों, उनका प्रबंधन कर पाए। इस बात को ध्यान में रखकर एडीबी ने लगभग 1700 करोड़ का हमें क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर ऋण प्रदान किया है। एडीबी के बारे में मैंने बताया है। एडीबी जो है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियाई कंट्री जो है उनको अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। मनीला फिलीपींस में इसका क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है। सारी बातें हमने उस दिन इसके बारे में अच्छे से देख ली थी। चलो अगला बिंदु दोस्तों, कृषि अर्थशास्त्रियों के कौन से क्रम का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ये हमने उस दिन देखा था दोस्तों 32 क्रमांक का जो है अर्थशास्त्रियों का जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहां पर, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में लागू किया गया वायुयान विधेयक 1934 किस विधेयक का स्थान लेगा। तो दोस्तों 1934 वाला जो भारतीय वायुयान विधेयक था, अब उसके मानदंड क्या हो गए दोस्तों, कमजोर हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो कमजोर इसलिए हो गए दोस्तों कि ये बहुत पुराना है और अब जो है अंतरराष्ट्रीय मानदंड जो है दोस्तों बहुत अलग अलग है, अच्छे लेवल पर है। तो इसलिए हमें भी आवश्यकता पड़ रही है कि हमारे वायुयान विधेयक में क्या है, हम भी सुधार करें। और इसके लिए हमने विधेयक पारित किया है 2024 वाला, जो किसका स्थान लेगा, 1934 वाले वायुयान विधेयक का। ठीक है, ये बात भी अच्छे से देख ली। एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष तक के विद्यार्थियों हेतु 10 दिन बैगलेस कक्षा को प्रस्तावित किया गया। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। इसने दोस्तों हाल ही में क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर 6 से 8 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए 10 दिन बैगलेस की जो है बात रखी है। इससे क्या होगा, बच्चे 10 दिन एक्टिविटी में भी, जो खेल प्रतियोगिता रहेगी उनमें भाग लेंगे, साथ साथ शारीरिक विकास के साथ साथ अपना मानसिक विकास भी करेंगे और स्कूल की ओर प्रेरित होंगे पढ़ने के लिए। इस बात को ध्यान में रखकर इसको प्रस्तावित किया गया है। चलो, तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। इस सेशन में हमने कल का करंट अफेयर जो था उसके सारे ऑब्जेक्टिव लगाए, प्लस जो आज का करंट अफेयर्स है उसको भी अच्छे से डिस्कस किया। इसी क्रम में दोस्तों आगे हम आज के जो करंट अफेयर्स थे उनके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और कल का जो करंट अफेयर्स रहेगा उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपके 2 दिन का करंट अफेयर जो हम एक साथ क्या कर पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे। आप पीछे का भूलोगे भी नहीं और साथ में आगे की भी चीजें चलती रहेगी। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।